Good morning to all of you. Today, our topic is chemical properties of S block elements. जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों से पेपर और यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया था और आज के उस यूनिट्स और टॉपिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं और पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशंस कहाँ पर है और इसके अलावा भी कौन कौन से ब्लॉक्स पाए जाते हैं आपके पीरियोडिक टेबल में, ये सब भी डिस्कस करेंगे। तो चूँकि आज का टॉपिक जो एस ब्लॉक पर है तो इसलिए एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को स्पेशली फोकस करेंगे। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है, पहला है क्लास 1 और दूसरा है क्लास 2। जैसे कि क्लास 1 में आप देख पा रहे होंगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसी प्रकार से क्लास 2 में है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। और ये फ्रांसियम और रेडियम जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पर जो है एस ब्लॉक के एलिमेंट को अरेंज किया गया है पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट स्टेप है। सेकंड देखेंगे डी ब्लॉक जो एलिमेंट का यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ पर डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब आते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल में पोजीशन जो है यहाँ पर पी ब्लॉक के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं और नीचे की ओर ए ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें ए ब्लॉक एलिमेंट दो कैटेगरी में डिवाइड है, एक तो लेंथेनाइड होगा और दूसरा होगा एक्टिनाइड्स। ठीक है, जैसे कि बेसिक इंट्रोडक्शन या प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी पर यह आधारित है और भौतिक तथा रासायनिक गुण के परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। सबसेल्स के आधार पर हम आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटे हैं। पहला जो भाग होता है वह एस, दूसरा पी, तीसरा डी और चौथा होता है एफ ब्लॉक कहते हैं। इन ब्लॉक्स के अलावा आवर्त सारणी में 18 वर्ग एवं आवर्त 7 वर्ग और आवर्त में बांटा गया है आपके पीरियोडिक टेबल को, केमिकल पीरियोडिक टेबल को। और 18 वर्ग एवं 7 वर्ग जो है वर्ग 1 एवं 2 के तत्व, इसके अंतर्गत 18 वर्ग एवं 7 वर्ग इसके अंतर्गत जो वर्ग 1 और 2 के तत्व होते हैं वो एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। एस ब्लॉक तत्व कहाँ से कहाँ तक होगा? वर्ग 18 एवं 7 आवर्त हैं, जिसमें से वर्ग 1 और 2 वर्ग 18 है, जिसमें से 1 और 2 के तत्व एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं, तथा वर्ग 13 से 18 तक के तत्वों को पी ब्लॉक तत्व कहा जाता है। इसी प्रकार वर्ग 3 से 12 तक के तत्व डी तथा एफ ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। एस एवं पी ब्लॉक के तत्व सामान्य एवं प्रतिनिधि तत्व कहलाते हैं। सामान्य एवं प्रतिनिधि तत्व कहलाते हैं। नॉर्मल आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहलाते हैं। इसी प्रकार से हम देखेंगे डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है तथा एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। तो ये तो था आवर्त सारणी के अनुसार से सभी सबसेल्स को डिवाइड किया गया है और उनके एलिमेंट का पोजीशन और उसको क्या कहते हैं ये सब बताया गया है। अब चूंकि यहाँ पे हम स्पेशल फोकस करेंगे एस ब्लॉक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही समाहित हो सकते हैं। चूँकि एस ब्लॉक को पढ़ रहे हैं इसलिए एस ब्लॉक को यहाँ से इंट्रोडक्शन या एक्सप्लेनेशन जो भी आप पॉइंट या हेडिंग देके पढ़ना चाहते हैं उसके हिसाब से ये हो जाएगा। अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही समावेशित किए जा सकते हैं। इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 से 2 होता है। अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उससे कम में लेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सामान्य इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जहाँ पर N जो है संयोजी कोष है और वर्ग 1 जिसमें फर्स्ट ग्रुप वर्ग भी कहलाता है। और जो फर्स्ट ग्रुप है वो क्या कहलाता है? एल्कली मेटल्स कहलाते हैं। तथा वर्ग 2 जो हैं वो क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं, मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। दोनों वर्गों का अंतिम तत्व रेडियोधर्मी होता है
क्षार धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है तथा क्षारीय मृदा धातु दैट मीन्स एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, है ना, क्षारीय मृदा धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा आपका NS2 होता है। यह सभी तत्व रासायनिक रूप से बहुत अक्रियाशील होते हैं तथा कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। ठीक है, ये इनकी क्रियाशीलता क्या होती है, बहुत अभिक्रियाशील होते हैं तथा कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अभिक्रियाशीलता बढ़ती है। ऊपर से कहाँ जाएंगे हम, नीचे जाएंगे, तो वर्ग कहाँ है आपका, फिर से दिखा देते हैं। वर्ग ये रहा और वर्ग 1 और 2 यहाँ पर दिया गया है और वर्ग 1 में हम ऊपर से नीचे आएंगे तो अभिक्रियाशीलता बढ़ते जाएगी, रिएक्टिविटी इसकी बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी, क्योंकि साथ ही साथ उसके एटॉमिक नंबर्स भी तो इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, अब ये तो रहा, रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। और यह रोचक तथ्य यह है कि दोनों वर्गों का प्रथम तत्व, अब दोनों 2 वर्ग हैं एस ब्लॉक में, ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड 2 वर्ग हैं और प्रथम तत्व उस वर्ग के अन्य तत्वों से तथा भौतिक और रासायनिक गुणों में भिन्न है। ठीक है, प्रथम तत्व मतलब क्या है, प्रथम तत्व में आप फिर से आ जाएंगे यहाँ पे हाइड्रोजन पे, तो हाइड्रोजन को ऐसे भी आवारा तत्व कहा जाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो ग्रुप फर्स्ट के अदर ऑल एलिमेंट से और ग्रुप 2 के ऑल एलिमेंट के साथ क्या नहीं रखता, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है में सिमिलैरिटी नहीं रखता है, भिन्न होता है। इसी प्रकार से वर्ग 1 के लिथियम तथा वर्ग 2 के मैग्नीशियम में बहुत ही समानता पाई जाती है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पोजीशन में लिथियम और मैग्नीशियम, तो वर्ग फर्स्ट का लिथियम और वहीं से डायगोनल रिलेशन में है मैग्नीशियम। ठीक है, तो लिथियम की प्रॉपर्टी और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी दोनों ही समान होती है क्योंकि ये दोनों ही किसके अंतर्गत आते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत आते हैं। और उनमें डायगोनल रिलेशनशिप होने का मतलब है उनकी केमिकल्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या रहे, सेम रहे। ठीक है, और फिर से यहाँ जाते हैं और मैग्नीशियम समानता पाई गई लिथियम और मैग्नीशियम में, और ये तत्व एक दूसरे से विकर्ण संबंध, मैंने अभी कहा कि डायगोनली संबंधित होते हैं या समानता प्रदर्शित करते हैं तथा इस समानता को ही डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, एस ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अंतिम इलेक्ट्रॉन सब एस सबसेल में प्रवेश करेगा, ये पहला प्रॉपर्टीज होगा। दूसरा कि ये सामान्य तत्व के बाह्यतम सेल में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए होते हैं क्योंकि एस ब्लॉक में NS1 से लेकर के NS2 मतलब अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए बोला है कि 1 से 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। उनकी कैपेसिटी ही इतनी है कि उसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन आ सकें। हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर सभी तत्व धातु हैं। हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर सभी तत्व कैसे हैं, मेटल है। प्रथम वर्ग के तत्व क्षारीय तत्व तथा द्वितीय वर्ग के तत्व क्षारीय मृदा धातु तत्व कहते हैं। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है एक्सप्लेनेशन के दौरान, ये इनकी प्रॉपर्टीज़ में भी आप इसको लिख सकते हैं। इनकी निश्चित धनात्मक संयोजकता पाई जाती है, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम की बात करूं तो +1 इनका ऑक्सीडेशन होता है और वही उनकी कोवैलेंसी होगी। चूँकि यहाँ पर +1 है इसलिए पॉजिटिव कोवैलेंसी दर्शाई गई है। ठीक है, कैल्शियम और बेरियम में भी क्या होता है, +2 पाया जाता है क्योंकि कैल्शियम और बेरियम जो है वर्ग 2 के तत्व हैं और इनमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते ही हैं। ठीक है, तो इसलिए इनकी जो कोवैलेंसी होगी वो 2 होगी। चूँकि पॉजिटिव कोवैलेंसी दर्शानी है इसलिए क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। अब यहाँ पर विद्युत संयोजी यौगिक बनाते हैं। ये जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो विद्युत संयोजी यौगिक बनाते हैं और यहीं पर हम देखेंगे ये M2O तथा MO प्रकार के ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, मेटल डाइऑक्साइड्स बनाते हैं या मेटल के मोनोऑक्साइड्स बनाते हैं। M फॉर मेटल यहाँ पे या एलिमेंट यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। M2 डाई मेटल ऑक्साइड्स या फिर मेटल के मोनोऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे। इनके ऑक्साइड्स कैसे होंगे, फिर बेसिक प्रॉपर्टी के होंगे, क्षारीय होंगे और ये जटिल आयन नहीं बनाते हैं। कैसे आयन नहीं बनाते हैं, जटिल आयन नहीं बनाते हैं।
इन ब्लॉक्स के तत्व सामान्य तत्व अथवा प्रतिनिधि तत्व कहलाते हैं, जैसे कि एक्सप्लेनेशन में हमने देखा। और हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ देंगे और शेष तत्व क्या कहलाएंगे, एल्कली मतलब क्षार कहलाएंगे, और वर्ग 2 जो है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाएंगे। तो ये तो था इनकी जो है प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक तत्व के सामान्य गुण। ठीक है, अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स में देखेंगे हम कि जितने भी आपके एस ब्लॉक एलिमेंट के एलिमेंट प्रेजेंट है वो रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करता है, और इसके कारण से इनकी आयनन ऊर्जा और सब्लिमेशन एनर्जी, ऊर्ध्वपातन मतलब सब्लिमेशन एनर्जी के मान कैसे कम होते हैं। द्वितीय वर्ग के तत्वों की अब अगर अपेक्षा करें प्रथम वर्ग के तत्वों के लिए, तो इन दोनों ऊर्जाओं के मान काफ़ी कम होते हैं, अतः ये अधिक क्रियाशील होते हैं। केमिकल रिएक्शंस में हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस देखेंगे इसका। केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला रिएक्शंस होगा आपका रिएक्शंस विथ एयर। रिएक्शंस विथ एयर, वायु से कैसे रिएक्शन करता है, वो भी केमिकल रिएक्शंस, और क्या प्रेजेंट होना चाहिए, एस ब्लॉक के एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 4 सोडियम प्लस ऑक्सीजन, रिएक्शन प्रोसीड कराएंगे और हो जाएगा 2Na2 और ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या बना, यहाँ मेटल के डाइऑक्साइड्स का फॉर्मेशन किया, केमिकल रिएक्शन दिया ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे 4 सोडियम है प्लस O2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2Na2, तो 2 ज़ा 4 सोडियम हो गया, और बैलेंस करने के लिए हमने क्या लगा स्टार्टिंग में 2, तो वो ऑक्सीजन के लिए भी काउंट होगा, तो O2 भी हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या है, एयर है। ठीक है, वायु है, और इसके साथ क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन आपका एस ब्लॉक का जो एलिमेंट है वो शो किया। दूसरी चीज़ है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शंस कराएंगे। ठीक है, तो सोडियम के कार्बोनेट्स फॉर्म होते हैं। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा। इसी रिएक्शंस पे आप अगर देखेंगे तो एक स्टेप जाएगा आपका Na2O प्लस हो जाएगा H2O, जो भी नमी है इम्प्योरिटीज़ है वो हो जाएगा आपका 2NaOH। ठीक है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स को हम क्या करेंगे H प्लस OH में डिवाइड करते हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास एक ऑक्सीजन है, तो ये कितना OH एक बार, ये दूसरा OH, 2 OH हो गया, और ऑलरेडी मेरे पास 2 सोडियम था, तो 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब इसी 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ पे हम लिखेंगे, इसी 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्शंस कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्योंकि एयर के साथ रिएक्शंस करा रहे हैं, तो Na2 हो जाएगा CO3 कार्बोनेट प्लस हो जाएगा H2O। तो ये हो गया आपका रिएक्शन कंप्लीट। आप पूरे रिएक्शंस को नोट कर सकते हैं, इजी वे पे समझ सकते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर आपको एग्ज़ाम पर्पस से लिखना है तो एनी 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको लिखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चंस 3 मार्क्स के आते हैं तो आपको उसका बेसिक मीनिंग बताना पड़ेगा, बेसिक इंट्रोडक्शन बताना पड़ेगा, वो कॉन्सेप्ट है क्या उसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे आप, और उसके बाद स्ट्रक्चर वगैरह बताएंगे। क्लियर हो जाने के बाद हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ बताने के बाद आपको कम से कम 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ लिखने होंगे और कम से कम 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिखने होते हैं टॉपिक देखकर। और यूजेस अगर है तो बिल्कुल डालिए, यूज़ भी डाल सकते हैं। तो ऐसे करके फिर हर एक स्टेप्स में आपको नंबर मिलते जाएंगे, जो कि एनुअल एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है। तो आपको जैसे कि बुक में 10 से 12 केमिकल रिएक्शंस भी मिलेंगे, तो आपको पूरा 10 या 12 केमिकल रिएक्शंस नहीं पढ़ने हैं, आपको उस टॉपिक से संबंधित कोई 2 केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं और आपको उसी को लिखने हैं। 2 से 3 पढ़ सकते हैं आप, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप अगर जहाँ 2 पूछा है केमिकल रिएक्शंस वहाँ 2 ही लिखिए। आपको 10 से 12 केमिकल रिएक्शन लिखो ऐसा कभी नहीं पूछेगा केमिस्ट्री के पेपर में, और आप 10 से 12 भी लिखते हैं तो आपको उतने ही नंबर मिलेंगे
जितने की उस क्वेश्चन में अलॉटेड है। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली नोट्स बनाइए और उसी को ही आप एग्ज़ाम में लिखिए। ठीक है, बुक में बहुत सारा दिया रहता है, नॉलेज जितना ले सकते हैं आप, और एग्ज़ाम में फिर जो आपको याद आए, जो सुटेबल लगे उसे लिखिए। सेकेंड रिएक्शंस पे अगर हम जाएंगे तो रिएक्शंस विथ वाटर दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम डाल देते हैं सेकेंड, रिएक्शंस विथ वाटर, रिएक्शंस विथ वाटर। तो यहाँ पर रिएक्शंस विथ वाटर में 2 सोडियम प्लस 2H2O। ठीक है, अब ये रिएक्शंस करके बनाएगा 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। अब वो कैसे, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 2 सोडियम तो ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक है, और इसको H प्लस OH माइनस में तोड़ेंगे, फिर से H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। ठीक है, तो H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस में देखेंगे यहाँ 2 हाइड्रोक्सिल है। ठीक है, तो दोनों हाइड्रोक्सिल को सोडियम लेके चला गया और बच गया हमारे पास क्या, H2। तो H2 को हम क्या गैस के फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में शो कर दिए हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रिएक्शंस की ओर चलते हैं। नाइट्रोजन से रिएक्शंस भी करता है, तो नाइट्रोजन से रिएक्शंस के लिए हम देखेंगे रिएक्शंस विथ नाइट्रोजन। थर्ड देखेंगे रिएक्शंस विथ नाइट्रोजन। यहाँ पर रिएक्शंस विथ नाइट्रोजन में हम ले लेंगे 6 लिथियम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, प्लस ले लेंगे N2। ये बनाएगा क्या, लिथियम को कितना शो करना है, हमने लिया कितना था रिएक्टेंट में, 6 लिया था, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6 लिथियम हो गया। चूँकि नाइट्रोजन इसके साथ रिएक्शंस कर रहा है और अमाउंट ऑफ 2 है, इसलिए यहाँ हम बैलेंस करने के लिए 2 लगाएं, ताकि हम लिथियम को भी बैलेंस कर पाएँ और नाइट्रोजन को भी बैलेंस कर पाएँ। ठीक है, तो ये लिथियम जो है एस ब्लॉक एलिमेंट है ग्रुप फर्स्ट का, और उन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शंस कंप्लीट किया। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शंस करता है और नाइट्राइड्स बनाता है। लिथियम के क्या बनाया, नाइट्राइड्स बनाया, जो कि रेड कलर का आयनिक कंपाउंड होता है। ये कौन से कलर का होता है, रेड कलर का होता है और आयनिक कंपाउंड होता है। ये कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, लिथियम नाइट्रेट को अगेन अगर आप हिट करेंगे, ठीक है, लिथियम नाइट्रेट सपोज है 2 लिथियम नाइट्रेट, इसको अगर अगेन हिट करते हैं आप, तो हिट करने से 6 लिथियम प्लस N2, तो अगेन हिट करने से क्या होगा, नाइट्रोजन दे देता है और जल से अभिक्रिया करके अमोनिया गैस प्राप्त करता है। और यहाँ पर हम फिर से देखेंगे लिथियम 3, ये हो गया N, ट्राईलिथियम नाइट्रेट प्लस 3H2O, ये हो जाएगा 3 लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH3, NH3। अब कैसे हुआ, लिथियम हमारे पास 3 है, तो यहाँ भी लिथियम हमारे पास 3 हो गया। अब देखेंगे ये H प्लस OH माइनस कितनी बार है, 3 बार है, तो आप ओपन कर लीजिए। जिन बच्चों को केमिकल रिएक्शन समझ नहीं आता वो बहुत ही डिटेल में उसको लिख लेंगे, और लिखने के बाद जो रिएक्टेंट है उतना प्रोडक्ट वहाँ बन रहा है कि नहीं देखना है, फिर उसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन जाने चाहिए, 3 हाइड्रोजन जाने चाहिए, तो अमोनिया बनेगा। तो तीनों हाइड्रोजन रिलीज हो गया है और इसको हम क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं, ले लेते हैं NH3 के फॉर्म में। अब बचा क्या मेरे पास, 1 2 3 हाइड्रोक्सी बचा है, और ये 3 हाइड्रोक्सी को 3 लिथियम के साथ क्या करते हैं, लिथियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं और फॉर्म करना था अमोनिया गैस। लिथियम का जो एबनॉर्मल बिहेवियर है उस पर डिस्कस करेंगे हम अब आगे। प्रॉपर्टीज़ तो कंप्लीट होता है, और केमिकल रिएक्शंस भी 2 मिनिमम आपको एग्ज़ाम में लिखने हैं। काफ़ी बता दिया आप लोगों को, 3 केमिकल रिएक्शन करा दिया गया है।
लिथियम का असामान्य व्यवहार, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ लिथियम। तो लिथियम जो है प्रथम समूह का सबसे पहला तत्व है अगर हम हाइड्रोजन को अलग करते हैं तब, तथा इनके गुण अपने समूह के अन्य गुणों से भिन्न हैं, तभी इसको एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ लिथियम करके अलग से इसकी स्टडी करनी है। ये क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में। इसका आकार जो है अन्य तत्वों की अपेक्षा सबसे कम होता है। इसकी जो साइज़ होती है वो लिथियम की साइज़ जो है कम होती है, छोटा आकार होता है, और इनके केंद्रक पर आवेश अधिक होता है। साइज छोटा है, न्यूक्लियस पर जो भी चार्ज है वो ज़्यादा पावर के साथ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो इसके केंद्रक पर आवेश अधिक होता है। आवेश अधिक होने से तात्पर्य है, यहाँ हम देखते हैं, समझते हैं। सपोज लिथियम है ये, ठीक है। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है कि कितना होता है, 3, ठीक। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर जो बच गए वो नेक्स्ट में, तो यहाँ पे 2 सेल बनेगा, एक सेल एक सब सेल, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और जो बच गया वो 1 इलेक्ट्रॉन। और आप जानते हैं कि न्यूक्लियस जो है पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन इसमें प्रेजेंट होते हैं जो चार्जलेस होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव होता है, मूव करता है। तो इसी को बोला कि इसका एटॉमिक नंबर भी कम है और इसका साइज भी बहुत ही छोटा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से छोटा है। तो साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और न्यूक्लियस पॉजिटिव के बीच इंटरेक्शन जो है काफ़ी स्ट्रांगली होगा, और स्ट्रांगली होने के कारण से यहाँ पे जो चार्ज है वो अधिक है, या फिर चार्ज का पावर अधिक है, ऐसा उसको हम शो करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बहुत ही हाई होती है। इनमें डी कक्षक अनुपस्थित रहते हैं। डी कक्षक तो पाया ही नहीं जाएगा इसमें, क्योंकि ये तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना, तो डी में कहाँ जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। इन्हीं गुणों के कारण लिथियम अपने ही समूह के अन्य तत्वों से कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं, जो निम्न प्रकार के हैं। पहला है, लिथियम का परमाणु आयनन, परमाणु त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या सबसे कम होने के कारण इनके यौगिक अन्य तत्वों की यौगिक की तुलना में विद्युत संयोजक गुण प्रदर्शित करने की अपेक्षा अधिक सहसंयोजक गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि डाई लिथियम ऑक्साइड पानी में अघुलनशील है, जबकि Na2O K2O पानी में घुलनशील है। लिथियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है, ठीक है। लिथियम क्लोराइड कार्बनिक यौगिकों में विलेय है तथा अकार्बनिक विलायकों में अविलेय है, जबकि सोडियम क्लोराइड तथा पोटेशियम क्लोराइड जो कार्बनिक सॉल्वेंट होता है वो डिसॉल्वेबल नहीं होता, अविलेय होता है तथा कार्बनिक विलायकों में विलेय है, ठीक है। साथ ही साथ हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। लिथियम कार्बोनेट जो है, डाइलिथियम कार्बोनेट या लिथियम के कार्बोनेट्स पढ़ सकते हो, पानी में अघुलनशील होते हैं, जबकि Na2CO3 तथा K2CO3 गर्म करने पर पानी में घुल जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं हम। लिथियम धातु अधिक कठोर भी होती है। इनके सोडियम तथा पोटेशियम, जबकि सोडियम और पोटेशियम जो है बहुत मुलायम धातु है, या सोडियम और पोटेशियम यूँ कहें तो लिथियम के कंपैरिजन में बहुत सॉफ्ट होती हैं। खुली हवा में रखने पर लिथियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि अगर हम सोडियम और पोटेशियम को रख दें शीघ्रता से तो इसीलिए इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है, नहीं रख सकते, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। सोडियम के टुकड़े को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है, क्योंकि अगर उसको एयर के कांटेक्ट में लाएंगे तो विस्फोटक हो जाएगा, रिएक्टिव हो जाएगा बहुत ज़्यादा, इसलिए उसको क्या करते हैं, केरोसिन में डीप करके रखते हैं। और लिथियम पर अगर हम लिथियम को खुले छोड़ दें तो भी उसमें एयर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और वो बहुत ही हार्ड मेटल है, ठीक है। लिथियम का गलनांक जो है अपने ही समूह के अन्य तत्वों के गलनांक की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। लिथियम कार्ब धात्विक यौगिक बनाता है, लेकिन समूह के अन्य तत्व यह गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, ठीक है। लिथियम का आयनन कम होने के कारण अन्य तत्वों की अपेक्षा इसका अपचायक प्रॉपर्टीज, ठीक है, रिडक्शन पावर जो है बहुत ही वीक होता है। तो ये जो है लिथियम के एबनॉर्मल बिहेवियर हैं, जो उनके अपने ही समूह के अन्य तत्वों से उनको अलग करता है, ठीक है।
आगे हम नेक्स्ट टॉपिक बोलना चाहिए या क्वेश्चंस, अगर आप एग्ज़ाम के दृष्टि से देखें तो ये नेक्स्ट क्वेश्चंस है। ये जो भी हम टॉपिक्स आपको पॉइंट हिंट करके पढ़ा रहे हैं वो अलग अलग टॉपिक्स के अंतर्गत आएंगे। ऐसे आपको क्वेश्चन पूछेगा एग्ज़ाम में कि लिथियम की मैग्नीशियम से विकर्ण संबंध से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, बुक में दिया हुआ है, आपको विस्तार पूर्वक हम अभी समझा देते हैं, फिर आप ऐसे ही लिखेंगे। और अगर इंग्लिश में पूछा तो कैसे पूछेगा, डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम विद मैग्नीशियम पूछेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि द्वितीय आवर्त का पहला समूह का लिथियम और तृतीय आवर्त के द्वितीय समूह के मैग्नीशियम से तिरछी समानता रखता है। तिरछी मतलब डायगोनल रिलेशनशिप, या इसको हम कह सकते हैं कि ये विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे देख पा रहे होंगे ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप 2 ये दोनों ही एस ब्लॉक के हैं, आपको पहले भी बताया गया है। यहाँ पर लिथियम पाया जाता है और यहाँ सेकेंड ग्रुप में मैग्नीशियम प्रेजेंट है। चूँकि ये आवर्त के हिसाब से 7 आवर्त में बांटा गया है, तो आवर्त के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ये द्वितीय आवर्त का है, ठीक है, और तृतीय आवर्त में आपका आता है मैग्नीशियम। यहाँ आवर्त में ही देखोगे तो ये सोडियम और मैग्नीशियम जो है एक ही आवर्त के सदस्य हैं, तृतीय आवर्त के। आवर्त मतलब पीरियड्स और ग्रुप मतलब वर्ग, ठीक। और यहाँ समानता इन दोनों तत्वों की आयनिक त्रिज्या लगभग समान होने के कारण होती है। देखो लिथियम आयनिक त्रिज्या की बात करूँ तो त्रिज्या मतलब कहाँ की बात करेंगे, हम न्यूक्लियस की बात करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, आयनिक त्रिज्या क्या है। मैंने अभी आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बताया था, और अगर हम देखें कुछ इस तरीके से, अगर किसी के न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सेंटर से आउटर मोस्ट सेल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो उस किसी भी एलिमेंट का रेडियस होता है, ठीक है। चूँकि ये आयन्स जनरेट कर रहे हैं मतलब आयनिक होगा, ठीक। अब आयनिक होगा तो आप देख पा रहे हैं कि लिथियम का जो आयनिक नेचर का होता है, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है इस ब्लॉक, तो लिथियम का जो आयनिक त्रिज्या है वो 0.60 एंगस्ट्रॉम। अगेन मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम हो जाएगा 0.65 एंगस्ट्रॉम। तो बताओ लिथियम का आया 0.60 एंगस्ट्रॉम रेडियस, आयनिक रेडियस, और मैग्नीशियम का भी आया आपका 0.65। तो ये जो 5 है वो जो है बहुत ही माइनर है, और लगभग दोनों का जो आयनिक रेडियस है वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो आयनिक रेडियस सेम होने के कारण से दोनों ही आपस में क्या प्रदर्शित करते हैं, समानता प्रदर्शित करते हैं। और लिथियम और मैग्नीशियम से निम्न गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि आयनिक त्रिज्या के साथ साथ और कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो दोनों में सिमिलैरिटीज़ को शो करता है। तो पहला है लिथियम तथा मैग्नीशियम का परमाणु आयतन, परमाणु का आयतन, परमाणु की त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या लगभग समान होती है, ठीक है, समथिंग इक्वल होती है। अगर हम 0.60 और 0.65 यहाँ पे जो रीडिंग वैल्यू है उसी से ही हम समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा सिमिलर है उनकी आयनिक त्रिज्याएं, और दोनों तत्वों का विद्युत धनी गुण लगभग समान होता है। दोनों ही तत्व बहुत कठोर होते हैं, ठीक है। लिथियम तो कठोर होता ही होता है, और साथ में मैग्नीशियम में भी प्रॉपर्टीज़ है कि वो भी हार्ड मेटल है। दोनों ही तत्व बहुत कठोर होते हैं। दोनों तत्वों के फास्फेट, कार्बोनेट तथा ऑक्सलेट पानी में कैसे होते हैं, अघुलनशील होते हैं, घुल नहीं सकते। दोनों तत्व कार्बन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन से क्रिया करके समान प्रकृति के कार्बाइड्स, हाइड्राइड्स तथा नाइट्राइड्स बनाते हैं, ठीक। और दोनों धातुओं के क्लोराइड अत्यधिक आर्द्रताग्राही हैं, ह्यूमिडिटी इनमें को ग्रहण करने की कैपेसिटी होती है, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड धातुएं हैं। दोनों तत्वों के हाइड्रोक्साइड्स कैसे होते हैं, दुर्बल क्षार होते हैं। जहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है उसी प्रकार से जितने भी मेटल में अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो बेसिक नेचर ही शो करेगा, और यहाँ बोल रहा है हाइड्रोक्साइड से दुर्बल क्षार होते हैं करके। दोनों ही तत्व कम क्रियाशील हैं, पानी से साधारण ताप पर कोई क्रिया नहीं करते, लेकिन गर्म करने पर हाइड्रोजन देते हैं, ठीक है।
तो ये तो है आपका जो डायगोनल रिलेशनशिप है लिथियम और मैग्नीशियम उनके बीच क्या समानता पाई जाती है, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। बेसिक प्रॉपर्टीज़ और एक्सप्लेनेशन जितना भी है, ये स्टार्टिंग का जो पीरियोडिक टेबल है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ है, तो आप लोगों को लिखने में भी इजी जाएगा करके मैंने बुक से ही बता दिया है। बेरिलियम का एबनॉर्मल बिहेवियर या फिर एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ बेरिलियम भी देख लेते हैं। जिस प्रकार से लिथियम जो है अपने समूह के अन्य सदस्य के साथ भिन्नता रखता है और अपनी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के कारण से समानता अपने अंदर जो है डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को जनरेट करता है, उसी प्रकार से बेरिलियम का असामान्य व्यवहार भी हम पढ़ेंगे। तो ग्रुप 2A उपसमूह का प्रथम तत्व, इसे हम मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडान तत्वों के साथ रखा गया है। यद्यपि यह अधिकतम गुणों में इन तत्वों के समान है, लेकिन फिर भी कई ऐसे असमान गुण हैं जो इनके अन्य तत्वों से इनको भिन्न रखता है। बेरिलियम का आकार सबसे छोटा होगा। बेरिलियम की जो ग्रुप 2 जो सब ग्रुप है उसमें तत्वों से वो क्या करेगा, विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होगी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर होगा, साइज छोटा होगा। बेरिलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में डी उपकोष नहीं है, इनके केंद्रक पर आवेश अधिक होता है। उपयुक्त कारणों से बेरिलियम के गुण अपने समूह के अन्य तत्वों से भिन्न होते हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहला है, बेरिलियम पर शुष्क वायु का प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु नम वायु में यह धीरे धीरे ऑक्सीकृत हो जाता है। इसकी ज्वाला रंगहीन होती है। अन्य धातुओं की अपेक्षा यह कठोर रहता है। इनके गलनांक तथा क्वथनांक अन्य धातुओं से बहुत अधिक उच्च होते हैं। और बेरिलियम ऑक्साइड पानी में अल्पविलेय है तथा अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करता है, इसलिए उभयधर्मी कहा जाता है। अगर आप बेरिलियम ऑक्साइड को 2HCl के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो बेरिलियम डाइक्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड पढ़ेंगे इसको, प्लस यहाँ पे H2 है और O है तो वाटर मॉलिक्यूल्स जनरेट हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट में बेरिलियम के ऑक्साइड्स 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्शंस करते हैं तो सोडियम डाइसोडियम, बेरिलियम ऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स अलग करेगा, तो इसको हम एक साथ पढ़ेंगे, सोडियम बेरिलेट पढ़ेंगे। ठीक है। और इधर बेरिलियम की जटिल लवण बनाने की क्षमता भी होती है और अन्य तत्वों की अपेक्षा ये या तुलना यह बहुत अधिक क्या बनाता है, साल्ट लवण का या फिर कॉम्प्लेक्स साल्ट का फॉर्मेशन भी कर सकता है। और पानी का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना तो यह उबलते पानी को और ना ही भाप को अपघटित करता है। ठीक है। तो ये एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ आपका बेरिलियम कंप्लीट होता है और हम नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बेरिलियम और एल्युमिनियम में डायगोनल रिलेशनशिप। और डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में आपको इससे पहले भी पढ़ाया गया है लिथियम मैग्नीशियम पर, और आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेरिलियम और एल्युमिनियम पर। जैसे ही कि आपने समझा होगा कि जो भी डायगोनल रिलेशनशिप में होता है या तिरछक जो एक दूसरे में संबंध दिखाता है, इसका अर्थ होता है कि वो अपने ही फर्स्ट ग्रुप और थर्ड ग्रुप दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं डिफरेंट है कुछ, लेकिन डिफरेंट होने के साथ साथ उनमें अधिक मात्रा में सिमिलैरिटीज़ भी पाई जाती है, इसलिए उनमें डायगोनल रिलेशनशिप पाया जाता है। ठीक है।